दिल्ली पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह होगा, क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि साफ कांग्रेस हो गई थी 2020 विधानसभा चुनाव में। इसको लेकर हैं 188 वार्ड से अबू फजल से काम को लेकर भी जो विरोधी दल है वो सवाल उठा रहे हैं कि 135 संविदा कर्मी जो थे को लेकर बिल लाया जा रहा है संसद में। किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्री है वो कह रहे हैं कि ये आम मुसलमानों के लिए कारगर साबित होगी, लेकिन आपकी पार्टी इस बिल को लेकर विरोध कर रही है, इस पर में विभाजित करने की कोशिश कर रही है। आपका ये बयान है, लेकिन ये बताइए जिस तरीके से संभल में दंगे हुए, 5 मुसलमानों की हत्या हुई, पहले तो बहराइच में एक हिंदू की हत्या हुई, फिर 5 या 4 मुसलमानों की हत्या हुई। बीजेपी का हाथ है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने दंगा कराया है। ये मेरे कहने की बात नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन पर आरोप लगे हैं अपने हिसाब से लोगों की हायरिंग करवाना और फिर उसमें गड़बड़ियां करना, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन उन मुसलमानों के लिए भी अपनी हमदर्दी दिखा दीजिए जो बच्चे शहीद के लिए भी हमदर्दी दिखा दी जाए। जिस तरीके से अरीबा खान ने धारदार तरीके से अपनी बात रखी है, तथ्यात्मक तरीके से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ख़ास शख्सियत, आज ख़ास शख्सियत में ऐसी नेता से हम आपको मुखातिब कराने जा रहे हैं, एक ऐसी सियासतदान से आपको मुखातिब कराने जा रहे हैं जो राजधानी दिल्ली की सियासत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस नेता और पार्षद अरीबा खान हमारे बीच इस वक्त मौजूद है। इनसे बात करेंगे दिल्ली में जिस तरीके से सियासत हो रही है, संभल पर और वक्फ बोर्ड पर इनकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, इसी पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। दिल्ली पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है वो बहुत ख़ास नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए अभी ऑलमोस्ट 2 महीने हैं, 2-3 महीने में दिल्ली में इलेक्शन अब डिक्लेयर होने ही वाले हैं अगले मंथ मोस्ट प्रॉब्ली। और आप देखिए कि पिछले 10-11 साल में जो सिटिंग गवर्नमेंट है स्टेट की, उसका जो ग्राफ है वो बहुत डाउन जा चुका है। जो लॉलीपॉप्स इन्होंने दी थी, जो फ्री के इन्होंने वादे किए थे, या जो भी इन्होंने सर्विसेज या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के वादे किए थे, वो आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप भी दिल्ली के ही नागरिक हैं, आपको भी ये बातें मालूम होंगी कि एक बारिश में यहाँ घुटनों घुटनों पानी भर जाता है पॉश एरियाज़ में, जहाँ एमपीज़ रह रहे हैं उन इलाकों में, जहाँ मंत्री रह रहे हैं उन इलाकों में। और सोचिए आप हम लोगों के एरियाज़ जो अनऑथराइज्ड एरिया है वहाँ तो क्या ही हशर होता होगा। और चाहे वो हवा हो, पानी हो, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा, या जितनी भी डेवलपमेंट रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन ये दिल्ली में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह होगा, क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि साफ कांग्रेस हो गई थी 2020 विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है। एक हवा आई, एक वेव आई झाड़ू की, आम आदमी पार्टी की, उस वेव में पब्लिक बह गई। और कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि जिस तरह की इन्होंने लोगों को ललचाने की कोशिश करी। भाई आम लोग हैं, कई बार बातों में आ जाते हैं, बहक जाते हैं। आप एक बार बहका दिया, आप 2 बार बहका सकते हैं, लेकिन बार बार ये रेपिटेटिव पैटर्न चल नहीं पाता है। अगर आप ये समझें कि यहाँ की आवाम बिल्कुल बेवकूफ़ है, बिल्कुल डम है, कि उसको कुछ पता ही नहीं, आप जो समझाओगे, जो कह दोगे वो वही मानती रहेगी, आपकी उंगली पकड़ के चलेगी, तो आई एम सॉरी। सब यहाँ पढ़े लिखे हमारे तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, चाहे वो ओखला में हो चाहे पूरी दिल्ली में हो, और समझदार लोग रहते हैं। ठीक है, एक आध बार बहक गए, आपके बहकावे में आ गए, लेकिन वो रेपिटेटिव पैटर्न आपका चल नहीं पाएगा, क्योंकि जो देखिए जो ग्राउंड की चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल बातें हैं, हम वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करती है और ग्राउंड पे काम करती है। आप देख लीजिए आज के हालात दिल्ली की क्या है। कोई सड़क ऐसी नहीं जो टूटी हुई ना हो, कोई सीवर ऐसा नहीं जो उबल ना रहा हो, एक ऑथोराइज्ड एरियाज़ में पानी नहीं आ रहा, जहाँ आ रहा है वो गंदा आ रहा है। अनऑथराइज्ड की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ तो बुरा हशर कर रखा है। आप प्रदूषण का लेवल देख लीजिए, आप क्राइम रेट देख लीजिए दिल्ली में। कोई चीज़ ऐसा एक फैक्टर आप बता दीजिए जहाँ पे इन्होंने कोई काम करा हो पिछले 10-11 सालों में। अच्छा, पार्षद अभी आप ये हैं 188 वार्ड से अबू फजल से काम को लेकर भी जो विरोधी दल है वो सवाल उठा रहे हैं कि 135 संविदा कर्मी जो थे वो कहाँ काम कर पा रहे हैं, इस पर आपकी राय? विरोधियों का तो काम ही यही है भाई। आप खुद कह रहे हैं विरोधी सवाल उठा रहा है, तो विरोधी तो सवाल ही उठाता है। विरोधी कोई आपकी तारीफ तो करेगा नहीं कि हाँ वो बढ़िया काम कर रही हैं। हम तो आम जनता की को अकाउंटेबल हैं, हम विरोधियों को अकाउंटेबल नहीं है ना। हम विरोधियों को जवाब देने के कायल हैं, हम तो जनता को जवाब देंगे। हाँ, आवाम हमसे सवाल करेगी, मेरा फ़र्ज़ है मैं उनको जवाब दूँ।
आवाम कहेगी कि काम नहीं हो रहा, मैं उनके सामने खड़ी होंगी कि ठीक है, जहाँ कमी हो रही है मैं उसको पूरा करूँगी। तो विरोधियों के लिए काम नहीं करती हूँ मैं, आवाम। वक्फ बोर्ड को लेकर बिल लाया जा रहा है संसद में। किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्री है वो कह रहे हैं कि ये आम मुसलमानों के लिए कारगर साबित होगी, लेकिन आपकी पार्टी इस बिल को लेकर विरोध कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि 1995 एक्ट में संशोधन हो रहा है? देखिए, ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं वक्फ बिल में, ये सीधा सीधा एक एग्जाम्पल है। पिछले जब से ये तानाशाह सरकार आके बैठी है सेंटर में, ये भी एक उसी का ही एग्जाम्पल है कि क्योंकि ये डेवलपमेंट, फैसिलिटीज़, लोगों की सहूलियत, इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब, इन सबको इन पे काम करते हैं ना, इनके बस की है इन चीज़ों पे बात करना। तो ये इनके लौट फिर के एक ही चीज़ आती है, कम्युनलिज्म, पोलराइजेशन, दंगे, हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर राजनीति। वही उसी के तहत ये एक और इन्होंने हथकंडा आजमाया है कि जो वक्फ बिल है उसमें ये अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। ये कोई भी, देखिए, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, हर धर्म में आप किसी के धर्म में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर आप करेंगे तो परेशानी खड़ी होगी। आपका यही क्योंकि एजेंडा रहता है कि इस मुल्क में ऐसे ही जो काम अंग्रेज़ों ने करा तानाशाही मचाने का, इस मुल्क में बांटने का, जो काम जिन्ना ने करा इस मुल्क के दो टुकड़े करने का, वही काम अब ये सरकार, जो तानाशाह सरकार है, वो कर रही है। बीजेपी दो टुकड़े में विभाजित करने की कोशिश कर रही है, आपका ये बयान है। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से संभल में दंगे हुए, 5 मुसलमानों की हत्या हुई, पहले तो बहराइच में एक हिंदू की हत्या हुई, फिर 5 या 4 मुसलमानों की हत्या हुई है, क्या सरकार बदले की भावना की नज़रिए से देख रही है? देखिए, बात सारी बहुत सिंपल बात है। जब भी प्रधानमंत्री जी के मित्रों पे कोई सवाल चिन्ह खड़ा होता है या उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं जब वो एक्सपोज होते हैं, तभी ऐसे हालात बनाए जाते हैं देश में। अभी आप देखिए, यूएस की जो कोर्ट ने वारंट निकाला है अडानी के लिए, जो उनके घोटालों को एक्सपोज किया गया, तभी एकदम से संभल में हालात बिगड़ने की नौबत क्यों आई? जब चुनाव होते हैं तब यही स्थिति क्यों? बता रही हूँ आपको, मैं उसका जवाब दे चुकी हूँ। क्योंकि ये कर ही सिर्फ यही सकते हैं, इनको आता ही सिर्फ यही है कि धर्म के आधार पर काटो, बांटो और काटो। ये जो, और सिर्फ धर्म नहीं, कम्युनिटी के आधार पर, कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्लास के आधार पर, हर 1991 में पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था जिसमें ये हुआ था कि 1947 से पहले के जितने धार्मिक स्थल हैं, कोई मेंशन नहीं कौन सा धार्मिक, जितने धार्मिक स्थल हैं वो इम्यून है, उन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सेक्शन 4 ये भी कहता है कि कभी भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, फ्यूचर में भी कभी नहीं करेगा इंटरफेयर इस तरह की किसी भी धार्मिक स्थल की उस पर। तो कैसे ये कोर्ट में जब याचिका दायर होती है तो कैसे ASI को परमिशन कोर्ट दे देती है कि आप जाके, और आपने दूसरे पक्ष की बात भी नहीं सुनी। 19 तारीख को कोर्ट में याचिका पे सुनवाई जब हुई तो कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी को मौका भी नहीं दे रहा है अपनी वो रखने का, दलीलें रखने का, और 2 घंटे के अंदर ASI की टीम संभल में शाम को सर्वे करने पहुंच जाती है, क्योंकि वो सर्वे पीसफुल तरीके से हो गया। जामा मस्जिद का सर्वे पीसफुल तरीके से हो गया, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये बात यूपी की सरकार को और वहाँ के मुख्यमंत्री को हजम नहीं हुई कि हमारा तो मकसद था इस माहौल को ख़राब करने का, ये पीसफुल सर्वे कैसे हो गया। तो दोबारा 24 तारीख संडे का दिन, सोचिए, सरकारी काम संडे को होते भी नहीं है, संडे के दिन दोबारा टीम भेजी जाती है वहाँ सर्वे करने, और नॉर्मल सर्वे नहीं होता, उनके आगे एक टीम चलती है जो कम्युनल नारे लगाती है वहाँ जाकर, हिंदू मुस्लिम के, हिंदू जय श्री राम और इसके नारे लगाती है, वहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है, वहाँ पर प्रशासन शासन दोनों मिले हुए हैं वहाँ के हालात बिगाड़ने में। आपके कहने का मतलब है कि ये जो दंगे हुए इसमें बीजेपी का हाथ है? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने दंगा कराया है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये तो यहाँ के मुल्क के लोग खुद इस बात से अब वाकिफ़ हैं कि ये कोई एक पैटर्न नहीं। आपने भी कहा बहराइच में अभी 1-1.5 महीने पहले जो हुआ, लगातार इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और किसकी संरक्षकी में हो रहे हैं, कौन सुपरवाइज कर रहा है, कौन एक्शन नहीं ले रहा। पुलिस वालों की अनगिनत वीडियोस हैं गोलियां चलाते हुए, और पुलिस कह रही है हमारी गोली से नहीं मरे, वो बच्चे शहीद नहीं हुए हैं हमारी गोलियों से। ये सब मिली भगत है। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मेरा ये मैसेज है, मेरा जो ब्यूरोक्रेसी, जो मीडिया है, जो जुडिशरी, जो सब मिले हुए हैं, सब में आप लोगों का भी बुरा वक्त करीब है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब पे एक्शन होगा। आज ठीक है, वक्त दूसरा चल रहा है, लेकिन माहौल बदलेगा, और जो आपको जवाब देना पड़ेगा अपनी हर एक्टिविटी का। अमानतुल्लाह खान पर आपकी क्या राय है?
नहीं, मेरी क्या राय वो तो आप आम जनता से पूछिए, ओखला की आवाम से जाके। भाई फिर मैं तो विपक्ष हूँ, मैं तो कहूँगी, लेकिन आप आम जनता से पूछिए कि ओखला को तहस नहस करके जब वो वक्फ बोर्ड के दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन पर आरोप लगे हैं अपने हिसाब से लोगों की हायरिंग करवाना और फिर उसमें गड़बड़ियाँ करना, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, अभी तो जेल से शायद वो जेल से भी। जी नहीं, देखिए उन पे कई एजेंसीज़ ने करप्शन के चार्जेस लगाए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए हैं। और मज़े की बात ये है कि जो पार्टी एग्जिस्टेंस में आई थी दूसरे का करप्शन बता के, आज उसका एक एक नेता करप्शन में डूबा हुआ है। सारे सीनियर लीडर जेल जा चुके हैं करप्शन के चार्जेस पर। और यही वही केजरीवाल है जिसने ये कहा था कि अगर मेरी पार्टी का कोई भी आदमी करप्शन में डूबा मिला या कभी जेल गया तो मैं ना उसको टिकट दूंगा और मैं उसे पार्टी से भी निकाल दूंगा। लेकिन अब आज की तारीख में केजरीवाल जी खुद जेल भी जा चुके हैं, करप्शन शराब घोटाले के चार्जेस में भी हैं, उनके विधायक भी सब अलग अलग तरह के मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस में मुलव्विस हैं। तो देखिए ये तो बड़ी शर्म की बात है कि फिर वही बात कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात। और हर आदमी देखिए, अब आप वो तो अपने आप को वाइट कॉलर बताएंगे ही, वो तो अपने आप को वो ये तो कहेंगे नहीं कि हाँ मैंने घोटाले करे। हर आदमी अपनी सफाई देता ही है कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते लोगों को। अब सब चीज़ें बहुत साफ हैं, क्लियर हैं। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि इतना अफसोसनाक हादसा हुआ संभल में, और आज राहुल गांधी जी भी संभल के लिए रवाना हुए। हालांकि पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई आदमी जाके किसी के दर्द और दुख में और उसकी पीड़ा में उसका दर्द बांटे। और शर्म की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मुल्क के, हिंदुस्तान के इतना अहम हिस्सा यूपी के सिटी में संभल में क्या कुछ नहीं हो रहा है, उस पर अभी तक एक ट्वीट, एक मैसेज, एक कमेंट नहीं आया है। लेकिन आज दूसरे मुल्क बांग्लादेश में किसी संत को अरेस्ट किया जाता है तो उसके लिए केजरीवाल जी की हमदर्दी फूट जाती है। बिल्कुल फूटे, मैं नहीं कह रही, बिल्कुल आपकी हमदर्दी निकले, लेकिन उन मुसलमानों के लिए भी अपनी हमदर्दी दिखा दीजिए जो बच्चे शहीद हुए हैं। मुसलमानों के लिए भी हमदर्दी दिखा दी जाए। जिस तरीके से अरीबा खान ने धारदार तरीके से अपनी बात रखी है, तथ्यात्मक तरीके से, वो भारतीय जनता पार्टी की शायद नींद तो हराम कर ही दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को चौंका दिया है और दिल्ली की राजनीति शायद अब बदल रही है।